शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये वॉइस रिकॉर्डिंग सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग में कही गई बात, उसके तथ्य प्रमाण और उसे अपनी बुद्धि पर अवलोकन करने के बाद आपको ये यकीन होगा कि कंपनी जिन बातों को अब कह रही है और करने जा रही है, ये कार्य सच में होंगे और हर हाल में होंगे। और यदि आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तो जीवन भर आप यकीन करते रहें, ना यकीन करते रहें, आपको लगेगा ही कि काम नहीं हो सकता है और आप हमेशा ऐसे परेशान रहेंगे। कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो जाकर आपको एक जगह पर रुकना पड़ेगा, किसी एक रास्ते पे चलना पड़ेगा। या तो आपको यह मानना पड़ेगा कि कंपनी करेगी और आपको फिर कंपनी से उम्मीद लगानी पड़ेगी और कंपनी जो कहेगी वही करना पड़ेगा, या आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि कंपनी बिल्कुल नहीं करेगी और आपको जो करना वो अपने तरीके से करेंगे और कंपनी उसके वजह में जो करना हो कंपनी वो करेगी। दोनों डाल पर बैठ करके आप इस पूरे के पूरे मामले को बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं खत्म कर पाएंगे। फिलहाल अब अगर मैं कोई बात आपके सामने कहता हूं या कह रहा हूं तो वो बातें मैं सिर्फ और सिर्फ कानून को मद्देनजर रखते हुए कहता हूं। मेरी कोई आवाज, मेरा कोई स्टेटमेंट, मेरा कोई भी मैसेज आपको वो नहीं जाता है जिसमें मैं कानूनी राय लेकर के आपसे बात न कर रहा हूं। फिलहाल कानून की अगर मैं बात करूं तो मैं कानून का खुद इतना ज्ञाता हूं, इतना जानकार हूं और कंपनी अफेयर्स का मैं इतना जानकार हूं। आज से नहीं, मेरे जीवन के 25 साल बीते हैं इसमें। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को कई बार मैसेज में, मीटिंग में और अपने स्टेज से बता चुका हूं कि मेरा बैकग्राउंड ही कॉमर्स का था। मैं अपनी इंडस्ट्री में जब भी आया हूं, जिस समय भी मैंने कदम रखा है, मैंने किसी और से कोई हेल्प ना लेकर के अपनी एजुकेशन, अपने तजुर्बों से, अपनी की गई स्टडी, अपने रिसर्च से मैंने अपने आप को बढ़ाया है। मुझे आगे ले जाने के लिए मेरी नॉलेज काफ़ी थी। ना तो किसी का बैकअप मैंने लिया है, ना किसी का पैसा मैंने लिया है, ना कोई मेरा गॉडफादर रहा है, ना किसी ने मुझे अंगुली पकड़ करके किसी मकाम पे पहुंचाया है। मैं आज कुछ भी बना हूं, जैसे भी हूं, जिस तरह से भी हूं, वो मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी मेहनत है। इसको मैं कई बार कह चुका हूं। जिस राशिद नसीम को आप सब जानते हैं, वो राशिद नसीम आपके लिए मुकम्मल नहीं है। मैं आप में से कई लोगों से कई बार पहले भी कह चुका हूं कि मेरे 3 चेहरे हैं, मेरी 3 जिंदगी हैं, मेरा 3 रूप है। मेरा पहला चेहरा वो है जो मेरे कस्टमर, मेरे एसोसिएट और मेरी कंपनी के लिए है। जब मैं कंपनी का चेयरमैन होता हूं तो मैं सिर्फ कंपनी का चेयरमैन होता हूं। मैं अपनी कंपनी कुर्सी बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल होता हूं। मेरे कस्टमर मेरे लिए कस्टमर हैं, मेरे कस्टमर मेरे लिए सम्मानी हैं, मेरे एसोसिएट मेरे लिए मेरे एसोसिएट हैं। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। सबके साथ इंसाफ, बराबरी की बात मैं कर सकूं और इनमें मैं कभी कोई पर्सनल रिश्ता नहीं रखता हूं। जहां मेरा कारोबार है वहां मेरा रिश्ता नहीं है, जहां मेरे रिश्ते हैं वहां मेरे कारोबार नहीं है। हमेशा मैं जिंदगी में इस बात को अहमियत देकर चला हूं, धंधा है तो रिश्ता नहीं और रिश्ता है तो धंधा नहीं। अगर रिश्ता निभाना है तो वहां कोई कारोबार नहीं, और कारोबार करना है तो वहां कोई रिश्ता नहीं निभाना है। तो मेरा पहला रूप शाइन सिटी के चेयरमैन के तौर पे जो था, उसकी कामयाबी आपने देखी है, उसका व्यवहार आपने देखा है, उसका मैनेजमेंट आपने देखा है और उससे आपने प्यार भी किया है। मेरा दूसरा रूप मेरी पारिवारिक जिंदगी, मेरा पर्सनल लाइफ, जो कभी भी मैंने अपने कारोबार में इन्वॉल्व नहीं होने दिया। कभी भी मैंने अपने कारोबार में पर्सनल जिंदगी की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने दी। कभी मैंने अपने पर्सनल लाइफ को कारोबार का पार्ट नहीं बनने दिया और कभी भी पर्सनल लाइफ में कारोबार को इम्पैक्ट नहीं आने दिया। वो मेरा अलग रूप है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे कारोबार के तौर से बिल्कुल नहीं जानते हैं कि मैं उन सब कोई कारोबार मैंने नहीं किया। इसके बाद बचता है मेरा सामाजिक दायित्व। इसके बाद बचता है वो पूरा समाज जिसे मुझे फेस करना होता है, जहां हर तरह के लोग मिलते हैं, जहां पर दोस्त भी मिलते हैं, दुश्मन भी मिलते हैं, साथी भी मिलते हैं, गद्दार लोग भी मिलते हैं। वो लोग मिलते हैं जो मेरे शुभचिंतक होते हैं, वो लोग मिलते हैं जो मुझे दुआएं देते हैं, वो लोग मिलते हैं जो मेरे खिलाफ काम करते हैं। उनके लिए मेरे चेहरे अलग हैं, उनके लिए मेरा व्यवहार अलग है। अब अगर मैं बात करूं अपनी जिंदगी में, आज मैं आपसे जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप मुझे मेरे कैरेक्टर से नहीं जानेंगे, मेरे नेचर से नहीं जानेंगे, मेरी आदत से नहीं जानेंगे, तब तक आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं जिंदगी में एक लाइन और हमेशा बोला करता था कि मैं किसी भी इंसान पे ये नहीं देखता हूं क्या कह रहा है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्यों कह रहा है। अगर उसके क्यों में पावर है, अगर उसके कहने की वजह में ताकत है तो उस काम को जरूर करेगा, और अगर सिर्फ ऐसे ही कह रहा है, वजह कमजोर है, तो काम को छोड़ देगा। मेरे शाइन को वापस लाने के पीछे की जो ताकत थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बिलीव था कि मैं ये कर सकता हूं और हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग मुझे अपना आइडियल मानते हैं।
और मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ने दे सकता हूं। तो मेरे सामने जो जंग थी, जो सपना था, वो इतना बड़ा था जिसे मैं पूरा किए बगैर और जीते बगैर रुक ही नहीं सकता था। मेरा क्यों, मेरा वाई, मेरा रीजन आप लोगों के प्रॉब्लम से, आप लोगों के एक्सक्यूजेस से कई गुना ज्यादा बड़ा था, जिसे मैं कभी भी टूटने नहीं दे सकता था। और मैं यही ट्रेनिंग देता था हमेशा जिंदगी में कि जिंदगी में किसी भी काम करने की वजह तलाशो। वजह अगर मजबूत है, काम जरूर कर ले जाओगे आप, और वजह अगर कमजोर होगी तो काम कभी नहीं कर पाओगे आप। तो आज शाइन परिवार की जो ये जंग, जिसे मैं कह सकता हूं, और मैं डिक्लेयर करता हूं कि इस जंग को मैं 1 जुलाई को जीत चुका हूं। इस जंग में अब जो टूट फूट हुई है उसे रीबिल्ड करने का ये प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के सामने जो ये सारे ऑफर लेकर के आ रहा हूं, इसमें मैं कहीं आपसे कोई रियायत मांग रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे रीबिल्ड प्रोसेस का पार्ट है और मैं इसे पूरा कर रहा हूं। साथियों, मैं आपको सिर्फ एक जानकारी देना चाहूंगा। मैंने मार्च 2024 से पहले इस मुकदमे को लड़ा ही नहीं था। मैं कई बार बोल चुका हूं कि मार्च 2024 से पहले हिंदुस्तान की जनता ने जो कहा, हिंदुस्तान में वकीलों ने जो कहा, हिंदुस्तान के लोगों ने जो कहा, मैंने अक्षर सा आंख बंद करके पालन किया। जैसे उन्होंने बोला वो मैं करता चला गया। मैंने खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक काम नहीं किया। हिंदुस्तान की अदालत से मेरे खिलाफ में न जाने कितने ऐसे ऑर्डर पास कराए गए, न जाने कैसे इतनी खबरें छलवाई गई, जिसे देखने के बाद बड़े से बड़े बिरला जो होता है वो भाग जाता है। जिन लोगों के साथ मेरा कंपेयर किया गया, जिन भगोड़ों के साथ मेरा कंपेयर किया गया, उनकी खबरें उतनी नहीं छपी जितनी खबरें मेरे बारे में छपी। वो लोग डर गए होंगे ये देख करके किस आदमी का नाम मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। मैं नहीं डरा, लेकिन वो लोग जरूर डरे होंगे कि कौन सा बंदा आ गया है उनकी जिंदगी में जिसके नाम को उनके साथ जोड़ा जा रहा है, और उनके मिला करके कुल टोटल उनके स्कैम को, उनके फ्रॉड को जोड़ भी दिया जा रहा है, तो भी मैं उनका बाप निकल रहा हूं। ये सोच करके शायद हो सकता है कुछ समय तक वो लोग भी अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए चाय की चुस्की लेते हुए अपने परिवार के सामने ये बात जरूर कर रहे होंगे कि तलाशो भाई, ये राशिद नसीम कौन है जिसका नाम हमसे भी कई गुना ऊपर जा रहा है। उसके बाद भी मैं नहीं डरा। उसके बाद भी मैं अपनी जूम मीटिंग के जरिए, अपने फेसबुक लाइव के जरिए, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए, अपने कॉल कनेक्शन के जरिए आप लोगों के लिए काम करता रहा। क्यों? क्योंकि मैं कानून का जानकार हूं। आरोप क्या लगते हैं मेरे ऊपर, यह मैटर नहीं करता। आरोप का आधार क्या है, मैटर यह लगता है। और मुझे पहले दिन से पता था कि इन सारे आरोपों का कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने कोई काम किया ही नहीं ऐसा तो उसके पेपर कहां से मिलेंगे। तो किसी भी एक्शन से पहले उस एक्शन को करने के लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है। और इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं वो हमारे मोहल्ले के, हमारे चौकी के, हमारे थाने के, या हमारे सर्कल के, या हमारे डिस्ट्रिक्ट के कानून से नहीं चलते हैं। इवन सिर्फ हमारे कंट्री के कानून से नहीं चलते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं वो इंटरनेशनल मानकों के तहत चलते हैं। क्रॉस बॉर्डर कानून बिल्कुल अलग होता है। चलिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जब नेपाल का कांड हुआ तो नेपाल में जो हम पर धाराएं लगी थी वो हिंदुस्तान में लगी हुई धाराओं से भी ज्यादा खतरनाक थी। नेपाल में हमारे ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रमोशन जो कि वहां पे बैन है, जिसके ऊपर 7 साल के ऊपर की सजा है, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, इसके साथ साथ 420, वो सारी धाराओं में नेपाल में हमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और नेपाल की गवर्नमेंट के लिए और नेपाल के कानून के लिए हम एक चैलेंज बन चुके थे, क्योंकि भारत देश जैसा देश जहां पर इतनी सशक्त मजबूत सरकार थी, और वहां पर इलेक्शन के बाद सरकार ने रिपीट किया था, वही सशक्त कैबिनेट उस समय मौजूद थी। और अगर नेपाल जैसा एक मित्र देश इतना बड़ा कदम उठाया जहां पर 20 भारतीय बिजनेसमैनों को उन्होंने जेल के अंदर डाल करके अखबारों में प्रचारित किया, यह एक ऐसा इंटरनेशनल मुद्दा था कि अगर इस मुद्दे को कायदे से हैंडल नहीं किया जाता तो यह मामला पूरा खराब हो जाता। सैकड़ों लोग तांता लगा करके पहुंच गए नेपाल, हमें छुड़ाने के लिए, दुनिया भर के सोर्स लगाने के लिए कि हम प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, हम यहां से बात करेंगे, वहां से बात करेंगे। वो 20 लोगों में से 19 लोग और पूरे नेपाल की कस्टडी में रहने वाले लोग इस बात के गवाह हैं कि इकलौता मैं था जो कहता था काम ऐसे नहीं होगा, काम सिर्फ कानूनी प्रोसेस से होगा। न जाने कितने लोग आते गए जिन्होंने कहा कि इतने करोड़ रुपए दे दो हम आपको रातों रात पार करा देंगे। न जाने कितने लोग आते गए जिन्होंने कहा कि मेरी कैबिनेट में बात हो चुकी है, नेपाल कैबिनेट में मिनिस्टर साथ में खड़े, ये वो दुनिया भर की चीजें की गई। सब पैसा वसूलने का क्रम था, सारा पैसा वसूलने का क्रम था। 1 रुपया मैंने किसी ऊपर खर्च नहीं होने दिया, 1 रुपए की चाय तक मैंने उनको नहीं पिलाई। हमारी कंपनी के न जाने कितने एसोसिएट, न जाने कितने प्रेसिडेंट, न जाने कितने ऐसे लोग जो वहां के लोकल नेताओं को लेकर मुझसे मिलने के लिए आए, सामने ऑफर दिया गया कि बस रात भर की बात है, पैसा पहुंचवाइए, आपको छुड़वा दिया जाएगा। मैंने साफ मना किया, सवाल नहीं पैदा होता।
कानूनी प्रोसेस पार किए बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता। आप हो सकता है कि हमें वक्ती तौर पर कोई रियायत दिला दे, कोई राहत दिला दे, लेकिन हम नेपाल की सरजमीन पर मुजरिम हमेशा रहेंगे। जब तक मैं यहां से क्लीन चिट नहीं लूंगा, जब तक मैं साबित नहीं करूं हम लोग बेगुनाह, तब तक मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगा। साथियों, 42 दिन एक अंतरराष्ट्रीय प्रिजनर, एक इंटरनेशनल कानून को फेस करते हुए मैंने 42 दिन के अंदर इस पूरे मुकदमे में अपने दिमाग, अपनी जानकारी, अपनी कानून की जानकारी में इन खतरनाक धाराओं में, जो नेपाल के फाइनेंशियल क्राइम का सबसे बड़ा क्राइम था, सबसे बड़ा क्राइम, जिसमें नेपाल के अपर लेवल के ऑफिसर, वहां की सेंट्रल ब्यूरो, वहां का बैंक, रिजर्व बैंक का चेयरमैन, वहां की पुलिस डिपार्टमेंट के डीजी, वहां की गवर्नमेंट, वहां के अपोजिशन और पुलिस प्रशासन का एक एक अपर क्लास का जितना भी वहां का अमला था, वो सब हमारे खिलाफ में था। सबके दिमाग में एक ही बात थी कि अगर ये 20 लोगों को बेगुनाह छोड़ दिया गया तो नेपाल की कानून व्यवस्था पर अंगुली उठ जाएगा। उनमें से कुछ लोगों के प्रमोशन का मैटर था, कुछ लोगों के लिए वहां पर यह मामला मुद्दा नाक का बन चुका था। उसके बाद भी राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, कानूनी तौर से वो शख्सियत था कि 9 मई 2019 से लेकर के 19 मई 2019 तक लगातार मेरे वॉइस नोट नेपाल की जेलों से आप तक पहुंचते रहे और मेरे फोन कॉल हर एक बंदे के पास आखिरी दिन तक, अंतिम दिन तक आता रहा, जिससे मुझे बात करना हुआ, जिनसे मैंने बात करना चाहा। एक पल के लिए भी, एक दिन के लिए भी मैं वहां विचलित नहीं हुआ और मैंने 42 दिन से पहले 35वें दिन तक डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था कि कानून ने अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जांच में हमारे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया है। हो सकता है 3 या 5 लोगों को रोका जाए और बाकी सारे लोग छूट जाएंगे। जी, ये फैसला मैंने उन सारे पेपर को जो नेपाली लैंग्वेज में थे पढ़ने के बाद, साइन करने के बाद मैंने ये फैसला दिया था। कोर्ट में डेट बाद में लगी थी, सुनवाई बाद में हुई थी, हमारी रिहाई बाद में हुई थी और मैंने कानूनी फैसले में जितनी भविष्यवाणियां की थी, मैंने 5 लोगों के लिए बताया था। 3 लोग जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में थे और 2 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ड्यूल नेशनलिटी का आरोप लगा हुआ था। हो सकता था कि शायद उन्हें भी रोका जाता, लेकिन नेपाल के कानून में वो प्रावधान नहीं था, इसलिए वो 2 लोगों को नहीं रोका गया। नहीं तो 5 लोगों के लिए मैंने डिक्लेयर किया था कि ये 5 लोगों को रोककर बाकी सारे लोग छोड़ दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ चुका था और मुझे पता था कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोपों में कुछ भी साबित नहीं हुआ, कोई भी सबूत नहीं मिला है और अगर यह आरोप साबित नहीं हुआ तो केस में गिरा दूंगा। हमारे लॉयर से मेरी बातचीत हो रही थी और लॉयर ने जिस दिन से मेरे जरिए कही गई बातों को फॉलो करना शुरू किया था, उस दिन के बाद से नेपाल की सरजमीन से एक भारतीय ने, एक हिंदुस्तानी ने अपने साथ गए हुए लोगों को ही नहीं बल्कि वहां की कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए, न जाने कितने लोगों का अचंभित करते हुए वहां से सबको बाइज्जत बरी कराया। जो 3 लोग रुके वो कानून प्रक्रिया वहां की थी जिसमें उनको 6 महीना रुकना पड़ गया और जो लोग वहां पे जमानत पे निकले वो सिर्फ इसलिए निकले क्योंकि उनके ऊपर आरोप गंभीर थे और उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे, लेकिन शक बना हुआ था, इसलिए उनके ऊपर जमानत लगी और जमानत की राशि जमा करके उनको छुड़ाया गया। साथियों, यह मुकदमा मैंने लड़ा था। इस मुकदमे को मैंने अपने लॉयर से लड़वाया था। इस मुकदमे में मैंने पूरी तरीके से अपनी नॉलेज, अपनी शक्ति डाल दी थी। पूरा भारत देश में वो विरोधी तंत्र यह मान चुका था कि अब ये 7 साल से पहले बाहर नहीं निकलेंगे। नेपाल का पुलिस प्रशासन इस बात को मान चुका था कि 7 साल पहले इनको बाहर नहीं आने देंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स जो कानून का जानकार नहीं था वो भविष्यवाणी कर चुका था कि अब ये बाहर नहीं आएंगे। एक राशिद नसीम का विश्वास था जो 125 लोगों के बीच में एक बात कहता था, कैसे रोकेंगे मुझे, ये हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। और वहां की जेल का प्रशासन यह बात कहा करता था कि आपके खिलाफ यहां का पूरा पूरा अमला है। साथियों, ये बात मैंने आपसे सिर्फ इसलिए कही कि वो जो मुकदमा था ना, वो इस हिंदुस्तान में हुए मुकदमे से कई गुना ज्यादा बड़ा मुकदमा था। एक अंतरराष्ट्रीय कंट्री में हम पर आरोप था कि वहां से इस प्रकार की चीजों को लेकर के, जो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जुर्म में आता है। यानी एक देश से आप दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिस कारोबार की वहां मान्यताएं भी नहीं है और वहां के लोगों का पैसा लेकर के अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा क्राइम होता है। राशिद नसीम ने अपना बैकग्राउंड आपको सिर्फ इसलिए बताया कि मेरी कानूनी जानकारी और मेरे उठाए गए कदम कानूनी रूप से अब आपको दिखाई देंगे। एक आदमी जो इतने सालों से यहां बैठा है और न जाने कितने ऐसे ऑड और इवन ऑर्डर के बाद भी जिसने अपना हौसला, अपनी हिम्मत
नहीं छोड़ी। बड़े बड़े विरला मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी हिम्मत लाते कहां से हो। तो मैंने सिर्फ एक बात बोली कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात कही है कि शिक्षा जो होता है वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, गरजेगा। मेरे क्षेत्र में, मेरे सेक्टर में, मैं जिस फील्ड में काम करता हूं, मैं उस सबसे पहले उसकी शिक्षा लेता हूं, सबसे पहले मैं उसकी जानकारी लेता हूं। और आज उसी शिक्षा का नतीजा है, उसी जानकारी का नतीजा है कि मैं शेर की तरह से गुर्राता हूं। और मैं इस बात को आज ये कहता हूं कि कोई शक्ति नहीं इस धरती पर, कोई शक्ति नहीं इस धरती पर, अगर हम उस कानूनी प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं जो हम पूरा करने जा रहे हैं, जो हमने कहा है, अगर हम वो पूरा करने जा रहे हैं और कानून को साथ में लेकर करने जा रहे हैं, तो इस धरती पे कोई ताकत नहीं जो 2025 के मार्च बीतने दे और शाइन के लोगों को लायबिलिटी फ्री ना कर दे। वो सामर्थ्य हमारे पास है, वो हिम्मत हमारे पास है, वो हौसला हमारे पास है, वो संसाधन हमारे पास है, वो रास्ता हमारे पास में है और कानून हमें उस रास्ते पे चलने पे पूरा सपोर्ट करता है। तो अगर हम कानून का सहारा लेकर के, कानून का साथ लेकर के, कानून को फॉलो करते हुए, कानून के लोगों के संज्ञान में अगर हम चीजें लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इस धरती कोई ताकत नहीं है जो हमारी लायबिलिटी को उतारने से हमें रोक सके। जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उन्हें कब्जा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं कि जमीन ऑलरेडी मौजूद है। जमीन वहां चाहिए वहां ले, वहां जमीन कैसे मिलेगी कानून रास्ता बताएगा और हम रास्ता लाके देंगे और मार्च 2025 से पहले लाके देंगे। और किसी कारणवश डिले होता है तो हम ऑप्शन के तौर पे आपको क्या दे रहे हैं आपको हम बता चुके हैं। मर्जी आपकी है, जमीन नहीं लेते आप पैसा लें। पैसा कैसे मिलेगा हम वो भी रास्ता आपको अगले वॉइस नोट के अंदर बताएंगे। यानी हमारा वो कस्टमर जिसने अपनी जमीनें खरीद ली है, रजिस्ट्री हो चुकी है और वो पेपर भेज चुका है, लीगल में नहीं गया है, वो 3 तौर पे बेफिक्र रहे, या तो वही जमीन लेगा कानूनी तौर से, नहीं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दिया जाएगा कानूनी तौर से, अदरवाइज अपना पैसा वापस लेके जाएगा। जून 2025 से पहले आपका पैसा वापस मिले आपको, यह वादा हम कोर्ट से करेंगे। आपसे हम वादा नहीं बल्कि आपको इस वादे में गवाह बनाते हुए, कोर्ट की गारंटी दिलाते हुए हम यह वादा करेंगे कोर्ट से कि 2025 जून से पहले हम अपने इस कस्टमर को लायबिलिटी फ्री करेंगे पैसे के तौर पे भी। यह हमारा सामर्थ्य होगा, यह हमारा जरिया होगा। हम किसी के मोहताज नहीं होंगे, हम किसी के आगे जाकर के भीख नहीं मांगेंगे, हम किसी और से बात करने नहीं जाएंगे। हम खुद आपको आपकी लायबिलिटी से मुक्त कर सकते हैं, यह मेरा सामर्थ्य है। साथियों, जिस 1 जुलाई को कोर्ट में जब ये जजमेंट आया, मैंने बोला ना कि मैं जंग उसी दिन जीत गया। क्यों? क्योंकि 4-5 सालों तक मेरी आवाज को रोकने के लिए, मुझे डराने के लिए, आपको मेरे खिलाफ करने के लिए जितनी साजिशें की गई, उसके पीछे की वजह स्कैम था। वो स्कैम जो कंपनी के साथ किया गया, 1000 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन एसोसिएट के अकाउंट में है। एजेंसी के पास रिपोर्ट है, लोगों के पास रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट 2019-20 में आ चुकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट ईओडब्ल्यू को अपनी रिपोर्ट दे उससे पहले हर एक प्रेसिडेंट की, हर एक वाइस प्रेसिडेंट की, हर एक सीनियर बीडीएम की, हर एक बीडीएम की अकाउंट की डिटेल पुलिस बैंक से निकलवा चुकी थी। मुझे अच्छे से मालूम है कि गोमती नगर के एसआरएस पुलिस चौकी के अंदर उसमें जो आयोग हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि राशिद भाई, गोमती नगर थाना और गोमती नगर एसआरएस पुलिस चौकी आपके लीडरों के बैंक स्टेटमेंट की फाइलों से भरा पड़ा हुआ है। कुछ नहीं लेके गए हैं आप लोग, ये सारा पैसा इन्हीं लोगों के पास से पड़ा हुआ है। ये 2019 में बताई गई थी मुझे बात। ये साथियों, मैंने आज तक कभी बातें आपसे कही नहीं, लेकिन ये 1000 करोड़ का स्कैम छिपाने के लिए एफआईआर के आड़ में ब्लैकमेलिंग करने के लिए, जमानत के नाम पर पैसा वसूलने के लिए कस्टमर को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद कंपनी की जमीन को अनाप शनाप औने पौने दामों में बेचकर पैसा बनाने के लिए यह स्कैम किया गया। और उसकी वजह से शाइन सिटी एक आसान चारा मिल गया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं कंपनी का चेयरमैन हूं और मेरा जो चेहरा जहां होता है, पहले मैं चेहरा वहां वही दिखाता हूं। मार्च 2024 से पहले मैं शाइन सिटी का चेयरमैन बनकर के काम कर रहा था और आज भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, आज भी कर रहा हूं। विरोध में किसी के नहीं गया था मैं। मार्च 2024 से पहले मेरे खिलाफ न जाने कितनी साजिशें की गई, मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। उन लड़कों ने जिनकी कोई औकात नहीं थी मेरे सामने, जो मुझसे मिलने के लिए साल भर मुझे मैसेज और फोन करते थे, उन लड़कों से जब मैं मिल लिया तो 6 महीने के अंदर अपनी औकात पर आ गए और 6 महीने के अंदर उन्होंने अपना वो कुत्ता कमीनापन दिखा दिया जो उनकी फितरतों में था। मैं तब भी मैंने जवाब नहीं दिया।
लेकिन मार्च 2024 के बाद से लेकर के मार्च 2025 तक यह मेरा प्रण है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसे हर एक व्यक्ति को मैं जेल, जिन्होंने कंपनी की अस्मिता से, मेरी इज्जत से, कस्टमर के इमोशन से, उनके पैसों से खिलवाड़ किया है। चाहे वो एसोसिएट हो जिसने अपने अकाउंट पैसा लिया, चाहे वो ऐसा एसोसिएट हो जिसने किसी एसोसिएट को फंसाने के लिए एफआईआर कराई, चाहे ऐसा एसोसिएट हो जिसने कंपनी की जमीनों पर खड़े होकर पैसे वसूले और उसके बाद कंपनी पर आरोप लगा करके कस्टमर को बहका दिया, चाहे ऐसे लोग हों जिन्होंने कंपनी के ऊपर किसी प्रकार से कोई भी ऐसा एक्शन लिया जो एक्शन कंपनी को बदनाम करने के लिए रहा हो। और ये सारी चीजें अब मैं लड़ने जा रहा हूं। इस पूरे क्रम में हर वो कस्टमर सुरक्षित है जिसकी रजिस्ट्री है, लीगल नहीं गया। हर वो कस्टमर सुरक्षित है जिसका पैसा कंपनी में आया, लीगल नहीं गया। हर वो कस्टमर सुरक्षित है जिसका पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आया और अपना पैसा वापस चाहता है विद बैंक इंटरेस्ट और लीगल में नहीं गया, वो सुरक्षित है। लेकिन इसके बाद का हर वो कस्टमर, हर वो एसोसिएट जो इस लिहाज से कंपनी के खिलाफ खड़ा हो गया कि अब तो कंपनी भाग चुकी है, जो चाहो कर लो, वो इंतजार करे इस बात का और अपने आप को इस लाइन से किनारे कर लें उस राशिद नसीम का जिसने एक इंटरनेशनल कंट्री के अंदर, जहां पर शासन, प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स, हर कोई 90% लोगों की सोच को मैंने बदला था। एक ऐसी कंट्री में जहां की लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी, जहां के अखबारों को पढ़ करके मैं पब्लिक ओपिनियन समझता था और जहां की रिपोर्टों को नेपाली में पढ़ करके समझने के हिसाब से समझ करके मैं वहां से रिपोर्ट निकाल करके अपनी तैयारी अपने वकील साथ करता था। आज मुझे मेरे देश में, मेरे ग्राउंड में खेलने का मौका है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने अगर सिडनी में शतक मारा है तो अब वानखड़े में खेलने की बारी है और मैं अपने मैदान का खिलाड़ी हूं, माहिर हूं और योद्धा हूं। क्योंकि मैंने पिछले बोला भी है कि मैं हारता नहीं हूं, या जीतता हूं या सीखता हूं। हार मेरे लिए नहीं बनी है, किसी और के लिए बनी होगी। तो साथियों, ये लाइनें मैंने सिर्फ इसलिए कही कि जिन कस्टमर के ऊपर मैंने संदेश दिया है वो कस्टमर अब चुप मार करके, बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के बैठ जाएं। और अगर मैं अपना वादा पूरा ना कर पाया तो मार्च 2025 के बाद आप सामने रास्ता खुला हुआ है। मेरे खिलाफ जहां जाना हो, जैसे जाना हो, जो करना हो कर लीजिएगा। मैं रोकने नहीं आऊंगा आपको, मैं बात करने नहीं आऊंगा आपको। लेकिन अगर आपका सहयोग और आपका साथ मिला मुझे तो यकीन जानी दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती है आपकी लायबिलिटी खत्म करने से और इस मुकदमे को जीतने से और शाइन को बाइज्जत वापस लाने से और गुनहगारों को जेल के पीछे भेजने से। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने जीवन कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस पूरे वादे को जरूर निभाऊंगा।